आज हम अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम न्यायिक पुनरावलोकन से क्या अभिप्राय है उसको जानने का प्रयास करेंगे। जब अमेरिका में संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है और इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी जाती है, तब सर्वोच्च न्यायालय अगर वह उचित समझे तो वह कानून की जांच करता है। अगर कानून सही नहीं है तो उसे अवैध घोषित कर देता है और इसे ही सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जब कोई कानून संविधान के प्रतिकूल है और सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर देता है, तो इस कानून को अवैध घोषित करने की जो शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है, उस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। अमेरिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। जब संविधान का निर्माण किया गया तो वहाँ के जो संविधान निर्माता थे उनका ये मानना था कि जो कांग्रेस है वो कोई ऐसा कानून नहीं बना दे जिससे कि संविधान का उल्लंघन हो, तो उन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में कर दिया था। लेकिन बहुत से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका विरोध किया है। उनका ये मानना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उससे सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है। जैसे कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति जेफरसन, उन्होंने ये कहा था कि उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने जिस ढांचे की स्थापना की थी उसके अंतर्गत उन्होंने 3 जो भाग महत्वपूर्ण थे उनको स्वतंत्रता प्रदान की थी। अब यदि न्यायपालिका कांग्रेस व राष्ट्रपति के अधिकारों का पुनरावलोकन करती है तो यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ संविधान जो निर्माता थे उनके विचारों का अनादर भी है। तो क्या अमेरिका में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है, क्या वह अवैध है? नहीं। बहुत से ऐसे भी विचारक हैं जिन्होंने न्यायिक जो पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका समर्थन भी किया है। और जैसे कि न्यायिक पुनरावलोकन जो शक्ति है उसका अपना एक वैधानिक आधार है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जैसे कि 2 ऐसे प्रावधान हैं, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 3 की उपधारा 2। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 की, जिसमें ये लिखा गया है कि यह संविधान तथा अमेरिका के सब कानून तथा उसके अनुसार बताई गई संधियाँ अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। न्यायाधीश इससे बंधे हुए होंगे। किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। ऐसा अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 6 में लिखा गया है। वहीं अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद जो 3 है उसकी जो उपधारा 2 है उसमें लिखा गया है कि कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इस संविधान संयुक्त राज्य के कानूनों व इनके अंतर्गत की गई अथवा की जाने वाली संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हो। हमने अनुच्छेद 6 और 3 इनका अध्ययन किया तो इससे यही सिद्ध होता है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसको एक वैधानिक आधार मिला है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमेरिका में कब कब न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका प्रयोग किया गया। सबसे पहले सन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन के विवाद में न्यायमूर्ति जो मार्शल द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था और तभी से इस सिद्धांत का प्रयोग आज तक किया जा रहा है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा 18 कानून को अवैध घोषित कर चुका था और आज एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय का एक हिस्सा और एक अंग बन चुकी है।
न्यायिक जो पुनरावलोकन की शक्ति है इसकी आलोचना काफ़ी हुई है। जब न्यायाधीश जो मार्शल हैं उन्होंने अपने निर्णय में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उनकी बड़े स्तर पर आलोचना हुई। जैसे अगर हम बात करें जेफरसन, तो जेफरसन इस शक्ति के प्रारंभ से ही आलोचक थे और सीनेट के उम्मीदवार के रूप में प्रचार करते हुए उन्होंने इसका विरोध भी किया था। वहीं अब्राहम लिंकन ने भी सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति की काफ़ी आलोचना की है। अमेरिकी संविधान के लेखकों में अगर हम बात करें ब्रोगन लुई, बोंदा, एडम ब्रूक्स तथा लास्की भी इसके प्रमुख आलोचक रहे हैं। न्यायिक पुनरावलोकन है उसकी इस आधार पर आलोचना की जाती है। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहली जो आलोचना की जाती है वह यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय का कोई अधिकार नहीं है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें इस आलोचना की तो इसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमने अभी अध्ययन किया है कि संविधान का अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 6 है, उसमें बाकायदा न्यायिक जो पुनरावलोकन है इसको एक वैधानिक आधार बताया गया है। दूसरी जो आलोचना का आधार है वह है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं उनका ये मानना है कि जो न्यायाधीश हैं वो काला लिबास अवश्य ओढ़ते हैं लेकिन वो राजनीति से परे नहीं हैं। जब भी उनके द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह राजनीति से वशीभूत या विचारधारा पर आधारित होता है। इसका प्रमाण भी उन्होंने बताया, कई जो आलोचक हैं उन्होंने ये बताया कि 1923 में कांग्रेस द्वारा कोलंबिया जिले के लिए पारित जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है उसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया कि ये संविधान के 5वें संशोधन द्वारा प्रदत्त संविदा के स्वतंत्रता के प्रतिकूल है। तो बहुत से ऐसे विचारक ये मानते हैं कि न्यायाधीश वह न्यायालय में अवश्य बैठता है लेकिन वह एक जीवित व्यक्ति होता है, इसलिए वह सामाजिक और राजनीतिक दोनों रूप से प्रभावित होता है। अगली जो आलोचना का आधार है वह है प्रगतिशीलता में बाधक। बहुत से ऐसे आलोचक हैं जो कि ये मानते हैं कि जब भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में अपनी शक्ति का प्रयोग किया गया है तो उनके जो निर्णय हैं वो रूढ़िवादिता का परिचायक हैं। जैसे कई ने ये उदाहरण दिया है कि न्यूनतम वेतन से संबंधित या उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के घंटे निश्चित करने से संबंधित हों या दास प्रथा से संबंधित हों। प्रोफेसर लास्की का यह कहना है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों ने सदा ही संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा की है और वह लॉर्ड्स की भांति ही संपत्तिशाली वर्ग का गढ़ रहा है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब भी कोई निर्णय दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित तो वह रूढ़िवादिता से परिपूर्ण होता है। अगली जो आधार है आलोचना का वह है सर्वोच्च न्यायालय है वो एक तरह से तीसरे सदन के रूप में काम करता है। आज जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक तरह से कांग्रेस का तीसरा सदन जाना जाता है। ऐसी स्थिति न्यायिक पुनरावलोकन के कारण हो गई है। जैसे कि लास्की और ब्रोगन है, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का तीसरा सदन कहा जाता है और इसके पीछे कहने का जो कारण है वह है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट हैं उन्होंने ये कहा कि नवनिर्माण आर्थिक नीति को रद्द किया गया तो संघीय न्यायालय के पूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता बताते हुए राष्ट्रपति ने कांग्रेस को अपने एक संदेश में ये कहा था कि इस बात का महत्व ही नहीं है कि कांग्रेस ने कानून का निर्माण किया है, कार्यपालिका ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं और प्रशासकीय तंत्र उसे क्रियान्वित करने की प्रतीक्षा कर रहा है। न्यायपालिका एक अतिरिक्त कार्य अपने हाथ में ले रही है और उसके द्वारा राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के ढीले रूप में संगठित तथा धीमी प्रक्रिया से कार्य करने वाले तीसरे सदन के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। हम ये देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है वो आज इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वो एक तरह से तीसरे सदन की भूमिका निभाने लग गया है। और
अगला जो आधार है आलोचना का वह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं वो मुख्य रूप से 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीशों के बहुमत से लिए जाते हैं। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो 4 न्यायाधीश हैं वो कानून की संवैधानिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं और 5 जो न्यायाधीश हैं वो असंवैधानिकता में विश्वास करते हैं। इस प्रकार एक न्यायाधीश है वो संपूर्ण कांग्रेस और राष्ट्रपति के निर्णय पर एक तरह से वीटो का प्रयोग करता है और ये स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की बुद्धिमत्ता के प्रति एक तरह से शंका भी उत्पन्न करती है। लेकिन क्या इसके पश्चात न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है उसको ख़त्म कर देना चाहिए? तो यही निष्कर्ष निकल के आता है कि बहुत से आलोचक हैं जिन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की है। लेकिन अगर हम देखें अब तक जो भी निर्णय दिए गए हैं तो एक तरह से हमें अमेरिका का जो संविधान है उसकी हमें प्रशंसा ही करनी चाहिए, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन का जो उसमें उल्लेख किया गया है। इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो यह है कि जिस सीमित सरकार की कल्पना अमेरिकी संविधान निर्माताओं द्वारा की गई थी वह सिर्फ न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ही संभव है। और इसके अलावा अगर हम बात करें संघात्मक शासन व्यवस्था की तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, आज है सर्वोच्च न्यायालय ही एक तरह से उनका प्रहरी बना हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय ने ही एक तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था है इसको बरकरार रखा हुआ है। अगर हम बात करें नागरिक अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की तो सर्वोच्च न्यायालय ने समय पर नागरिक अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के लिए काफ़ी प्रयास किया है। अगला जो महत्व है न्यायिक पुनरावलोकन का वो है संविधान को गतिशील बनाए रखना, अर्थात समय के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन भी जरूरी होते हैं। अमेरिकी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल और कठिन होने के कारण औपचारिक रूप से ऐसे परिवर्तन कर सकना सरल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति का ही परिणाम है कि बिना औपचारिक परिवर्तनों के संविधान है वो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढल गया है। जैसा कि केसी वेयर हैं वो ये कहते हैं, संविधान को नवीन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना सर्वोच्च न्यायालय का ही कार्य है। हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान की जो एक प्रमुख विशेषता रही है न्यायिक पुनरावलोकन, वो अपने आप में एक अनूठी विशेषता है। और जहाँ आलोचक इसकी आलोचना करते हैं कि इसका अपना कोई संवैधानिक आधार नहीं है, ये गलत है, क्योंकि समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय हैं वो न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही दिए गए हैं। धन्यवाद।